जाति के अंदर भी अपनी जाति के लोगों को भी सपोर्ट नहीं करते। पता नहीं एक हाइपोथेटिकल लड़ाई चल रही है, जो वर्चुअल दुनिया में लड़ाई चल रही है। ये मैं मानती हूँ इन चीज़ों को कि बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, इम्प्लीमेंट हुई हैं बहुत सारी चीज़ों उसका, लेकिन जिस तरीके से हमारी संख्या है, जिस तरीके से हमारी फाइट होनी चाहिए निरंतर, सभी लोग कहते हैं कि बार बार बीजेपी आ जा रही है, बीजेपी आ रही है स्ट्रेटजी के बनाने से। बीजेपी किस वजह से आ रही है? अगर लोग कहते हैं, हम सभी लोग डिस्कशन करते हैं कि ईवीएम जब तक नहीं हटेगी तब तक कोई पार्टी आ नहीं सकती सत्ता में, ना केंद्र में ना स्टेट में। तो भाई इस दिल्ली की धरती पर कभी क्या हम 10 लाख की संख्या में भी, चलो सुप्रीम कोर्ट नहीं सुन रहा है, 10 लाख की संख्या में भी हम कभी यूनाइट होकर के उतरे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए? अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, अगर हमारे भारत का संविधान कहता है बी द पीपल ऑफ इंडिया की बात करता है प्रेम्बल में, तो मैं कहती हूँ कि हमारी जो प्रेम्बल है, हमारा जो भारत का संविधान है, उस संविधान में, संविधान को लचीला बनाया बाबा साहब ने कि अगर समय परिवर्तनशील है, अगर चीज़ें परिवर्तनशील हैं, तो देश की जनता के हाथ में वो पावर दिया है कि आप रोड पर उतरिए, आंदोलन करिए, संविधान में भी परिवर्तन किए जाएंगे। लेकिन हम क्या करवा पाए? इस देश की इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भी, अभी रिसेंटली मैं एक केस को सुन रही, यहाँ पर हाथरस केस, गैंगरेप एंड मर्डर केस में फाइट कर रही हूँ, जजमेंट रिसेंटली आने वाला है। आपको बताती हूँ कि कॉन्स्पिरेसी कैसे हो जाती है कोर्टों के अंदर। एक SC/ST एक्ट है, उस एक्ट में ये प्रावधान है कि एक तो प्रिवेंशन की बात कर रहा है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अपराध नहीं होगा, उसको सरकार रोकेगी। अगर अपराध हो गया तो इमीडिएटली कंपनसेशन दिया जाएगा FIR होने पर, फिर उसमें चार्जशीट फाइल होने पर, फिर उसमें सजा होने पर। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कुछ समय पहले जजमेंट दिया है कि जब तक SC/ST एक्ट का मुकदमा आता है, जब तक उस केस में सजा नहीं हो जाती, कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। आप कर लो, क्या कर लोगे? हाथरस केस में ही जिस परिवार का मुकदमा मैं लड़ रही हूँ, उसी परिवार के एक व्यक्ति का उंगलियां काट दी गई थी। वो मुकदमे में उस परिवार के जो अन्य व्यक्ति थे, तो जो आई विटनेस थे, वो हॉस्टाइल हो गए। कोर्ट में गए, कहते हमने नहीं देखा किसने मारा पीटा। ये होता है, अपने लोग गवाही तक देने से डरते हैं, कैसे न्याय करवा लेंगे आप? तभी तो अगली कड़ी में बात आ जाती है कि OBC SC/ST जजेस की संख्या बढ़ाई जाए। कॉलेजियम सिस्टम जो है, जब NJEC का आया कॉन्सेप्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कह दिया कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है, आप हमारे क्षेत्र में नहीं घुस सकते, कोई कुछ नहीं कर पाया। तो यहाँ पर बैठे मेरे जितने भी भाई हैं, मंचासीन हमारे बड़े सभी लोग बुजुर्ग हैं, काफ़ी अनुभवी हैं सब लोग, आप लोगों को ज़्यादा बेटर तरीके से पता है कि कॉन्स्पिरेसी कैसे की जाती है। तो फिर उपाय क्या है? क्यों नहीं पहुंच पा रहे? कब तक हम लोग स्पीच देते रहेंगे? उत्तर प्रदेश के अंदर अभी मैं चुनावी कैंपेनिंग में थी, मैंने देखा बीजेपी के लोग कम से कम 500 गाड़ियां पेट्रोल भरवा रहे पेट्रोल पंप पे, और पेट्रोल पंप वाला उफ भी नहीं कर रहा है, क्योंकि कल ही उसका लाइसेंस जब्त हो जाएगा। ये मिसयूज ऑफ पावर जो है कैसे कर पा रहे हैं? क्योंकि हम उसके साथ नहीं खड़े, हमें लगता है ये तो उसका इशू है, हम उसके साथ कैसे खड़े होंगे। तो मेरा ये मानना है कि हम किसी दुबे तिवारी को, किसी को इंडिविजुअल तरीके से सार्वजनिक मंच से गाली देने से कुछ नहीं निकलने वाला। जितना आप गाली देंगे उतना ही मोरली वो अपने आप को जस्टिफाई करेंगे कि समाज तो हमें गाली देता है, हमने तो कभी गाली नहीं दी है। और अभी इस मंच से जो बात की गई है एक शब्द की, कि वो हटा दिया गया है, उनको लगता है कि जब पॉलिटिकली इन मुद्दों पर ये एग्रेसिव हो रहे हैं, ये एक्टिव हो रहे हैं, तो उस चीज़ को वो मॉडिफाई कर देते हैं, आपके पास वो मुद्दे भी नहीं छोड़ते हैं। ये स्ट्रेटजी क्या हम अपना पाते हैं? हमें अगर उनको परास्त करना है तो स्ट्रेटजी बना करके अपने वोट के अधिकार का यूज, अपनी यूनिटी, अपनी ऑनेस्टी, अपनी स्ट्रेटजी, और उसके बाद एक कदम आगे आते हैं कि तब हम एग्रेसिव भी हो जाएंगे जब ऐसा कुछ होगा। अगर ये नहीं होगा
तो जैसा 70, 75, 73 सालों से चलता आ रहा है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि इस देश के अंदर जब भी कोई भी तबका, ओबीसी समाज हो, एससी, माइनॉरिटी महिलाएं आवाज़ उठाती हैं तो तुरंत उसको कंट्रोल करने के लिए हक हमारा है 100% पर उसको दे दिया जाता 5%, और हम खुश हो जाते हैं कि देखिए हमारे फेवर में कर दिया गया। रिजर्वेशन की अगर बात करें, मेरा ये मानना है कि सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन दे दिया गया। उन्होंने उपाय कर लिया कि हर चीज़ का हम निजीकरण कर देंगे, आप लड़ते रहिए रिजर्वेशन के लिए। जब नौकरियां ही नहीं है तो आप क्या करोगे? अब आप लड़ो निजीकरण के लिए। निजीकरण के लिए वो कहेंगे कि आपके बच्चे कैपेबल नहीं हैं, आपके बच्चे इंग्लिश नहीं बोल पाते, आपके बच्चे झेप जाते हैं, डर से आते हैं, सामना नहीं कर पाते। तो आप फिर कहोगे कि जो स्कूलिंग व्यवस्था है उसको इक्वल कर दीजिए, कॉन्वेंट स्कूल या तो ख़त्म कर दीजिए या सारे सरकारी स्कूल बना दीजिए, या सरकारी स्कूल ख़त्म करिए सारे कॉन्वेंट बना दीजिए। फिर आप लड़ाई लड़ेंगे कॉन्वेंट की फ़ी देने के पास, एक किसान के पास पैसा नहीं है। और जब किसान के पास पैसा नहीं है, आपका बच्चा नहीं पढ़ेगा, उस काबिल नहीं बन पाएगा, उसके पास न्यूट्रिशंस नहीं है, आप खिला नहीं सकते उस बच्चे को वो हेल्दी चीज़ें, आप कैसे उनसे फाइट कर लेंगे? तब यहाँ पर आ जाती है कि एक दूसरे का हाथ पकड़ करके बढ़िए, चाहे वो ओबीसी समाज में चाहे कुशवा हो, साक्य हो, यादव हो या पाल हो या जितनी भी जातियां हैं, भाई ये लड़ाई सबकी इस देश के लिए एकजुट हो करके लड़ने की लड़ाई है, सभी के साथ मिलकर के बढ़ने की लड़ाई है। कोई भी ताकतवर इंसान नहीं इतना हो सकता है कि एक बहुसंख्यक आबादी पर इतने सालों तक राज कर सके। अगर उनके षड्यंत्र हैं तो हम अपनी स्ट्रेटजी बना लें ईमानदारी से। मैं दावे के साथ कहती हूँ, सत्ता का परिवर्तन नहीं, सत्ता में आ करके आप सिस्टम का परिवर्तन कर लेंगे, जो कि संगोष्ठियां बड़ी बड़ी करने की, हमें अपनी पीड़ा व्यक्त करने का फिर टाइम भी नहीं होगा, हमें स्ट्रेटजी बनाने होंगे। हम डिसाइड करेंगे कि हम किसको क्या देंगे, ना कि हम ये आज मंच पर बोले कि हमें क्या छीन लिया गया और हमें क्या चाहिए। हम लोग देते आए हैं इस भारत को। असली यहाँ की आबादी, किसान, आदिवासी, जितना भी यहाँ का मूल निवासी समाज है, वो इस देश का फाउंडर है, उसने बनाया, उसने दिया और आज भी दे रहा है। लेकिन आज हम इस दौर में आ गए हैं कि हमें मांगना पड़ रहा है और हमें कहना पड़ रहा है मेरा छीन लिया गया। तो भाई ये जो मांगना और छीनने के बीच की जो कड़ी है और जो देने वाला है कुछ डिफरेंट है, तो इसको अगर हम लोग मिलकर के स्ट्रेटजी बनाएंगे तो शायद सब कुछ संभव है। मैं एक चीज़ पर बैठी बैठी विचार कर रही थी यहाँ पर कि आखिर इस मंच की जब मैं अध्यक्षता कर रही हूँ, बातें सच बोलूँगी, कड़वी लग सकती हैं तो लग जाए। मैं ये सोच रही थी कि जब मैं इस मंच की अध्यक्षता कर रही थी, जब मैं आई तो आखिर जो चेयर बीच में पड़ी हुई थी अध्यक्ष की, वो ऑक्यूपाई किसने कर ली। ये एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि वो कुर्सी किसने ऑक्यूपाई कर ली। तो मैंने कई एक बिंदुओं पर विचार किया। वो कुर्सी उन्होंने ऑक्यूपाई कर ली जो हमसे पहले आ गए थे, भले ही हमारा उस पर अधिकार था। वो कुर्सी उन्होंने ऑक्यूपाई कर ली, उस पर विराजमान हो गए, जो सुबह जल्दी उठे होंगे, स्ट्रेटजी बनाई होगी और आकर के बैठ गए होंगे। यहाँ की एकता, अखंडता को, बंधुत्व को एक दस्तावेज के रूप में समाहित करने वाले बाबा भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए, क्रांति के दूत, सामाजिक क्रांति के दूत महात्मा ज्योतिबा फुले जी को नमन करते हुए, उनकी पत्नी, भारत देश की प्रथम महिला शिक्षिका, प्रथम विद्यालय बनाने वाली माता सावित्रीबाई फुले जी को नमन करते हुए, और उस विद्यालय के लिए कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने के लिए तत्पर रही फातिमा शेख, जिन्होंने अपनी जमीन दी, ऐसी माता को नमन करते हुए, तमाम मसीहाओं को नमन करते हुए, जिन्होंने जाति, धर्म, लिंग भेदभाव से ऊपर उठ करके इस भारत को वाकई में भारत बनाने के लिए कोशिश की, ऐसे हमारे महापुरुषों को नमन करते हुए आज इस ओबीसी महासभा के तत्वाधान में जिस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है वो है माता सावित्रीबाई फुले की जयंती।
मैंने अभी बहुत सारे हमारे मंच पर आसीन लोगों को सुना, स्पेशली 3 लोगों को मैंने सुना जो कि महाराष्ट्र से आए हमारे चीफ गेस्ट छगन भुजबल सर, और साथ में ही हमारे 2 और साथियों को सुना जो मंच पर आसीन हैं। देखिए, एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ, माता सावित्रीबाई फुले जी की जयंती है। देश की 50% आबादी जिनकी प्रथम आवाज़ बनी, जिनकी शिक्षा, स्वतंत्रता, हर चीज़ के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई, लेकिन इस सभागार में 50% तो छोड़िए, शायद 1% भी महिलाएं नहीं हैं।